हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीठी गोली। ठीक है, आज के हम इस वीडियो में फिजियो का एक टॉपिक देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। उसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम देखेंगे एब्जॉर्प्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, सबसे पहले क्या है हमारा, देखिए कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। ठीक, डाइट में हमको कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलेगा, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में। देखिए, तो पॉलीसैकेराइड्स में क्या है, लार्ज पॉलीसैकेराइड्स आर ग्लाइकोजन, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन विच आर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स में क्या है, लार्ज पॉलीसैकेराइड्स जैसे कौन कौन से होते हैं, उसमें होता है ग्लाइकोजन होता है, अमाइलोज होता है और अमाइलोपेक्टिन। ये 3 पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो हमें डाइट के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, इसमें फिर लिखा है ग्लाइकोजन आर अवेलेबल इन नॉन वेजिटेरियन डाइट एंड अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इन वेजिटेरियन डाइट। ठीक है, तो देखिए ये हम सबको मालूम है कि जो ग्लाइकोजन होता है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट से ही मिलता है। ठीक है, और जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च कंटेंट है, तो ये हमें मतलब कि प्लांट से मिलेगा। स्टार्च है अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, तो ये हमें किस में मिलेगा, वेजिटेरियन डाइट में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डाइट ऑल्सो कंटेन सेलुलोज विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन जीआई ट्रैक्ट। ठीक, इसमें यह है कि डाइट में हम वैसे तो सेलुलोज भी लेते हैं, बट सेलुलोज क्या है, हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे एंजाइम्स नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर गए, तो हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, बट सेलुलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है। उसके बाद हम देखेंगे डाइसैकेराइड्स। ठीक, अब देखिए डाइसैकेराइड्स में क्या है, डाइसैकेराइड्स, द 2 टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड्स आर अवेलेबल इन डाइट। हमारी डाइट में 2 टाइप के डाइसैकेराइड्स अवेलेबल होते हैं। पहला होता है सुक्रोज, दूसरा होता है लैक्टोज। ठीक, तो सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, मतलब सुक्रोज का कंटेंट होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है, और इसको हम लोग टेबल और केन शुगर भी कहते हैं। दूसरा होता है लैक्टोज, लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, इसको हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं क्योंकि हमको मिल्क से मिलती है। ठीक है, तो हम बस इतना याद करना है कि डाइसैकेराइड में कौन कौन सी शुगर होती है, सुक्रोज होती है और लैक्टोज होती है। ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है और लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। उसके बाद हम देखेंगे मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अब देखो मोनोसैकेराइड्स में क्या है, दे इन ह्यूमन डाइट आर मेनली ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ही 2 ऐसे मोनोसैकेराइड्स हैं जो जनरली ह्यूमन डाइट में होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अब डाइजेशन। अब जैसे कि हमने ये देख लिया कि हमें डाइट में किस किस चीज़ों से मतलब ये मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि मतलब इसका हम लोग डाइजेशन मतलब कैसे कैसे होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, तो सबसे पहले हम माउथ में देखेंगे, फिर हम उसके बाद स्टमक में देखेंगे, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में देखेंगे और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। देखिए, तो माउथ में क्या होता है, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज amylolytic enzyme. The only amylolytic enzyme present in saliva is salivary amylase और पेटाइलिन। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, उन एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं, अमाइलोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। जो एंजाइम माउथ में प्रेजेंट होती है उसको हम सलाइवरी अमाइलेज या फिर पेटाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टमक में आ गए हम। ठीक, अब देखिए गैस्ट्रिक जूस कंटेन अ वीक अमाइलेज विच प्ले अ माइनर रोल इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वैसे तो उसमें भी एक अमाइलेज प्रेजेंट होती है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में काम आती है, बट वो क्या है, बहुत वीक अमाइलेज है, तो वो बहुत माइनर रोल प्ले करेगी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद हमारा फूड कहाँ गया, इंटेस्टाइन में आ गया। अब इंटेस्टाइन में क्या है, अमाइलोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिराइव फ्रॉम पेनक्रियाटिक जूस एंड सकस एंड्रिकस। ठीक है, हमारा जो इंटेस्टाइन में जो हमें अमाइलोलिटिक एंजाइम मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, वो पेनक्रियाटिक जूस से और सकस एंड्रिकस से। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जूस कंटेन पेनक्रियाटिक अमाइलेज और सकस एंट्रिकस कंटेन्स माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, डेक्स्ट्रीनेज और ट्री हेलेज। ठीक है, तो ये सब एंजाइम्स किस में, सकस एंट्रिकस में, और पेनक्रियाटिक जूस में क्या, सिर्फ पेनक्रियाटिक अमाइलेज होगा। अब देखो फाइनल प्रोडक्ट इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन क्या है, मोनोसैकेराइड्स विच आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, देखो जनरली ये जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट हमने जो भी ली, जो हमने डाइट में देखी थी, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड सब। ठीक है, उसके बाद ये सारी एंजाइम्स एक्ट की जो माउथ में की हमारी सलाइवरी अमाइलेज, उसके बाद स्टमक में वीक अमाइलेज, उसके बाद इंटेस्टाइन में की पेनक्रियाटिक जूस में जो थी वो पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ये सब, और जो सकस एंट्रिकस वाली थी, सब एक्ट करके अब एक फाइनल प्रोडक्ट बना लेती हैं उसका। ठीक है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट में क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो कि होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, ये 3 फॉर्म में लास्ट में कार्बोहाइड्रेट बचती है हमारे इंटेस्टाइन में। इसमें भी ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स द 80% ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज रिप्रेजेंट्स द रिमेनिंग 20%। ठीक है, तो इसका क्या मतलब लिखा है कि जो 3 तो बचते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज के फॉर्म में बचता है लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी 80% जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बचता है, और जो थोड़ा बहुत होता है मतलब 20% होता है वो गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज को मिला के बचता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे
एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीनी एज ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज ही होगा, क्योंकि इसी फॉर्म में लास्ट में बचा है तो अब इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन and into the epithelial cell and mucous membrane of a small intestine by the means of sodium transport, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से एपिथेलियम सेल्स में जाता है, इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन में, बट किसकी वजह से, सोडियम को ट्रांसपोर्ट की वजह से। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम को ट्रांसपोर्ट एक मैकेनिज्म है जिससे ग्लूकोज कहाँ जा रहा है, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन से एपिथेलियम सेल्स में। अब वो क्या होता है हम उसको देखते हैं, ठीक है। एनर्जी फॉर दिस इज ऑब्टेन बाय द बाइंडिंग प्रोसेस ऑफ सोडियम आयन एंड द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू कैरियर प्रोटीन। अब देखिए, हमारे कैरियर प्रोटीन होता है, उसके इसके ये मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए भी। एनर्जी हमको कैसे मिलेगी, बाइंडिंग प्रोसेस, जैसे कि एक कैरियर मॉलिक्यूल है, कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, उसमें सोडियम आयन बाइंड हुआ और ग्लूकोज भी बाइंड हुआ, तो एक एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी इस पंप को चलाने में काम करती है, ठीक है। उसके ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द पोर्टल वेन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ग्लूकोज कहाँ चला जाता है, पोर्टल वेन में चला जाता है, उस किसकी वजह से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सबसे पहले कहाँ गया, वो गया एपिथेलियल सेल्स में, एपिथेलियल सेल्स से कहाँ गया, पोर्टल वेन में गया बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब सोडियम आयंस मूव्स लेटरली इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग एटीपी। अब क्या हुआ कि ग्लूकोज तो चला गया कैरियर प्रोटीन से पोर्टल वेन में, और सोडियम क्या होता है, वापस से लेटरली मूव करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है और फिर उसके बाद ब्लड में वापस चला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से यूजिंग एटीपी। अब है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन सेम एज ग्लूकोज, मतलब जैसे ग्लूकोज होता है सेम वैसे गैलेक्टोज भी एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज इज ऑब्टेन्ड इनटू द ब्लड बाय द मीन्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सब मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रुक्टोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। फ्रुक्टोज कैसे जाता है ब्लड में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से, ठीक है। यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट दे रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और कुछ मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज के क्या होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज के मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हमको देखना है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, ये लास्ट टॉपिक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड सब्सटेंसेज अंडरगो केमिकल एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले तो ये है कि मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है, क्या बोला है, मेटाबॉलिज्म इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड सब्सटेंस अंडरगो केमिकल एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि इसमें होता क्या है, जो फूड सब्सटेंसेज है, सपोज कार्बोहाइड्रेट है, उसमें हम केमिकल चेंज करते हैं और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, उसको एनर्जी में बदलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मतलब किसी फूड सब्सटेंस को केमिकल, मतलब उसमें अंडरगो केमिकल चेंज करेंगे और केमिकली चेंज करके उससे हम एनर्जी, उसको एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। ये इसमें दो चीज़ होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। अब देखो कैटाबॉलिज्म क्या है, इट इज़ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन विच कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर बर्न स्लोली टू रिलीज एनर्जी। दिस प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये क्या है, एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो होते हैं उनको बर्न किया जाता है स्लोली, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद एनाबॉलिज्म क्या है, देखो, पार्ट ऑफ एनर्जी रिलीज इज यूटिलाइज बाय द टिश्यू फॉर फिजियोलॉजिकल एक्शन एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड एज एनर्जी रिच फॉस्फेट बॉन्ड एंड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स इन टिश्यूज। दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। अब देखो क्या है, यहाँ से कैटाबॉलिज्म से जो एनर्जी रिलीज हुई वो पहली बात तो यूटिलाइज होगी टिश्यू से उनकी फिजियोलॉजिकल एक्शंस के लिए, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी बच जाती है उसको हम स्टोर कर देते हैं फॉस्फेट बॉन्ड। फॉस्फेट बॉन्ड मतलब क्या, एटीपी की फॉर्म में, और क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड की फॉर्म में टिश्यूज़ में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म देखा। तो अब अगर आप हमें ऐसे और कंटेंट को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, और उसके बाद फिर हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। थैंक यू।